Hello friends, my name is CA Yogesh Oheja and I welcome you all to our YouTube channel RGR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, लास्ट 2-3 सालों से आप देख रहे होंगे कि TDS के प्रोविजंस को एनलार्ज किया जा रहा है। भले ही आप देखिए सेक्शन 194N एक इंसर्ट किया गया था TDS ऑन कैश विड्रॉल का। उसके बाद हमने देखा 2060(1H) आया जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स पे TCS लगाया गया। उसके बाद हमने देखा अगले ही साल में सेक्शन 194Q लाया गया जिसमें बोला गया नहीं सेल के ऊपर TCS नहीं, TDS काटना है परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर। सेक्शन 206AB भी लाया गया जिसको हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें यह बोला गया कि अगर आप ITR फाइल नहीं करेंगे तो उस केस के अंदर आपका TDS डबल वेट से कटेगा। तो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट TDS के प्रोविजंस को अलग से एक सेपरेट एनलार्ज्ड कोड बना रही है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194R को, जो फाइनेंस एक्ट 2022 में लाया गया था और 1 जुलाई 2022 से वो एप्लीकेबल होने वाला है। इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट को देखते हुए गवर्नमेंट ने 16 जून 2022 को इसकी गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 194R है क्या। सेक्शन 194R बोलता है कि अगर आप बिजनेस के अंदर किसी बिजनेसमैन को आप मॉनेटरी परक्विजिट्स देते हैं या फिर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स इन काइंड में देते हैं तो उन केसेस के अंदर आपको TDS काटना पड़ेगा। अगर उन परक्विजिट्स की वैल्यू 20,000 से ज्यादा की है, सो यू नीड टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 10%। भले ही आप वो बेनिफिट्स कैश में दे रहे हैं या काइंड में दे रहे हैं। अगर आप एग्जाम्पल के जरिए देखिए तो आपने बहुत सारे रिलेटिव्स को अपने देखा होगा जो शॉपकीपर्स होंगे, जिनको पता लगता है कि AC मिला है टारगेट पूरा करने पे, टीवी मिला है टारगेट पूरा करने पे। सो टारगेट स्कीम्स के अंदर जो AC टीवी दिए जाते हैं वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ऐसी ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए ही सेक्शन 194R लाया गया है, जिसमें बोला गया अगर ऐसे बेनिफिट्स 20,000 से ज्यादा के होंगे तो उस केस में आपको रिसिपिएंट का 10% का TDS काट के जमा कराना है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है? बिजनेसमैन जिसको ऐसे गिफ्ट्स रिसीव होते हैं, ऐसे गिफ्ट्स रिसीव होने वाले बिजनेसमैन को PGBP में अपनी इनकम शो करनी होती है सेक्शन 28 के हिसाब से, इन सब आइटम्स को लेके कि कितनी वैल्यू के गिफ्ट्स उसे मिले हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को पता नहीं लगता कि ये गिफ्ट्स उसको मिले हैं या नहीं मिले हैं, इसलिए वो रिपोर्ट होने से रह जाती है। इसलिए TDS का प्रोविजन लाया गया ताकि 26AS में ये अमाउंट्स ऑटोमेटिक दिखेंगे और उस बेसिस पे उस पर्सन का जब TDS कटा हुआ होगा तो इनकम टैक्स रिटर्न में वो अपनी इनकम दिखाने से भूलेगा नहीं। सेक्शन 194R में जो सर्कुलर आया है, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ एक क्वेश्चंस को क्लैरिफाई किया है। क्वेश्चंस क्लैरिफाई किए हैं 16 जून को, जो कि 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। इट मींस सेक्शन जो 1 जुलाई 22 से एप्लीकेबल होने वाला है, 15 दिन पहले उसकी क्लैरिफिकेशंस दी हैं। आप अगर अपने पास SAP यूज करते हैं, कोई ERP सिस्टम यूज करते हैं, तो उसमें आप जब डिडक्शन के लिए फॉर्मूलाज लगाएंगे तो आपके पास यही 15 दिन ही है जिसमें आप फॉर्मूलाज अपने इंसर्ट कर सकते हैं ताकि सेक्शन 194R की एप्लीकेबिलिटी हो सके। सो हम स्टार्ट करते हैं गाइडलाइंस को जो इशू की गई हैं सेक्शन 194R की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नया सेक्शन जो है ये मैंडेट करता है किसी भी पर्सन को जो कि कोई बेनिफिट या परक्विजिट देता है किसी रेजिडेंट को। सेक्शन 194R रेजिडेंट में एप्लीकेबल है। अगर हम नॉन रेजिडेंट रिसिपिएंट की बात करते हैं तो उस पे सेक्शन 195 लगेगा, 194R नहीं लगेगा। सो बोला गया ये नया सेक्शन बोलता है कि कोई भी प्रोवाइडिंग पर्सन है, अगर वो कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है किसी रेजिडेंट को 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का, ऐसे केस के अंदर उसे 10% का TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। आप इसी पहले पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन से पढ़ना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप देखिए, द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स मे और मे नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू मनी। चाहे वो मनी में कन्वर्टेबल हो या ना हो, मींस आपको मनी मिला हो, कैश वाउचर मिला हो या इन काइंड में कोई एसेट क्यों ना मिली हो, उन सब बेनिफिट्स के अंदर आपको TDS डिडक्ट करना है प्रोवाइडर को। बट शुड अराइज ईदर फ्रॉम कैरिंग आउट बिजनेस, मींस बिजनेस टू बिजनेस के केस में ही सेक्शन 194R लगेगा। अगर आप एक कंज्यूमर बन के किसी शॉप पे जाते हैं और वो आपको 20,000 से ज्यादा का कोई गिफ्ट प्रोवाइड करता है तो ऐसे केस के अंदर उस कस्टमर का 194R में कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा, सिर्फ बिजनेसमैन रिसिपिएंट का ही TDS डिडक्ट होगा। ऐसे बेनिफिट्स जो बिजनेसमैन एम्प्लॉय
एम्प्लॉय को देता है अपने, मीन्स है कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट्स देता है वो ट्रांजैक्शंस भी इसमें कवर नहीं होंगी, क्योंकि रिसिपिएंट शैल बी बिजनेसमैन। तो एम्प्लॉय वाली ट्रांजैक्शंस कहां कवर होंगी? अगर हम बात करते हैं कोई एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कोई भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देता है तो ऐसे केसेस सभी सेक्शन 192 में कवर्ड होते ही हैं। आप उस केस में उसकी इनकम कैलकुलेट करके उस पर टैक्स काटते ही हैं, तो उस पर 194R लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में बोला गया दिस डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड। अगर वैल्यू आपकी 20,000 तक बनती है, इट मींस 20,000 से ज्यादा की वैल्यू का आपने अगर किसी पर्सन को बेनिफिट दिया है, उस पर्सन का टीडीएस आपको तभी डिडक्ट करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया जैसा कि हम 194J 194I में देखते हैं वैसा यहां भी बोला गया अगर कोई इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर है, HUF सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हैं और उनकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख तक है, ऐसे केस में उन्हें टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। और उनकी रिसीट अगर वो बिजनेस में हैं और उनकी रिसीट्स 1 करोड़ तक है, ऐसे केस में भी उन पे सेक्शन 194R की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। इट मींस डिडक्टर की अगर टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख एज द केस में भी इन बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ऐसे केसेस में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इट मींस यहां पे आप टैक्स ऑडिट की लिमिट नहीं देखनी है, आपने 1 करोड़ और 50 लाख की स्पेसिफिक लिमिट देखनी है। आगे हमने बात करनी है गाइडलाइंस की, कौन सी गाइडलाइंस इशू की गई हैं सेक्शन 194R की, जो इस सेक्शन को समझने में आपको मदद करेंगी। इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हमने यहां पे बात करनी है उन सब पे सेक्शन 194R की कोई एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इट नेसेसरी दैट द पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट और परक्विजिट नीड टू चेक इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28। अगर मैं किसी पर्सन को कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा हूं तो क्या इस केस में मुझे यह भी चेक करना है कि सामने वाले के हाथ में यह अमाउंट टैक्सेबल है या नहीं है? गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइंस में क्लैरिफाई किया कोई भी बेनिफिट अगर आप किसी रिसिपिएंट को देते हैं बिजनेस टू बिजनेस में, उस पे टैक्सेबिलिटी होगी ही होगी। मींस उस केस में आपको सेक्शन 194R में टीडीएस काटना ही पड़ेगा, भले ही वो अमाउंट सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल हो या ना हो। इट मींस रिसिपिएंट के हाथ में अगर अमाउंट टैक्सेबल है तो भी 194R लगेगा और टैक्सेबल नहीं है तो भी 194R की एप्लीकेबिलिटी आएगी। इट मींस कोई रिसिपिएंट ये नहीं बोल सकता कि मेरे हाथ में ये बेनिफिट तो टैक्सेबल ही नहीं है तो आप टीडीएस क्यों काटोगे। ये टीडीएस इवेंट बेस्ड ट्रांजैक्शन बेस्ड टीडीएस है, इसलिए जैसे आप सेक्शन 194N में कैश विड्रॉल पे टीडीएस काटते हैं, बैंक काटता है, वैसे ही आपको सेक्शन 194R में कोई भी बेनिफिट इधर इट इज अ टैक्सेबल बेनिफिट और नॉन टैक्सेबल बेनिफिट, आपको अपना टीडीएस काटना है। ये चीज क्लैरिफाई की गई है क्वेश्चन नंबर 1 में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट और परक्विजिट मस्ट बी इन काइंड फॉर सेक्शन 194R ऑफ द एक्ट टू ऑपरेट। क्या सेक्शन 194R में ओनली जब नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन मींस की इन काइंड के अंदर कोई बेनिफिट दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है, क्या वही कवर होंगे या सब होंगे? तो बोला गया जो फर्स्ट प्रोविजो है सेक्शन 194R के सबसेक्शन 1 का, वो हमें बताता है चाहे तो कैश में बेनिफिट दिया हो, नॉन कैश में दिया हो या पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड दिया हो, सभी केसेस में सेक्शन 194R एप्लीकेबल होगा। सो दिस प्रोविजो क्लियरली इंडिकेट्स the intent of legislature that there could be also be situations where benefit or perquisites is in cash or the benefit or perquisites is in kind or partly in cash partly in kind। जो चाहे कैश में बेनिफिट दिया गया है या नॉन कैश में बेनिफिट दिया गया है, टारगेट पूरा करने पे 50,000 रुपीज कैश में दिए गए हैं या 50,000 रुपीज की एसेट दी गई है, दोनों ही केसेस सेक्शन 194R में कवर होंगे। Question number 3, is there any requirement to deduct TDS under section 194R when the benefit or perquisite is in the form of capital asset? अगर कोई कैपिटल एसेट हमने बेनिफिट के वे में दी है बिजनेस टू बिजनेस में, क्या उस केस में भी सेक्शन 194R की एप्लीकेबिलिटी आएगी? आप सेम क्वेश्चन नंबर अभी जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि अमाउंट टैक्सेबल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको कोई लैंड मिली है, आपको कोई गाड़ी मिली है,
किसी सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दी है या बिजनेसमैन ने आपको दी है, उस केस में उस सर्विस प्रोवाइडर ने आपका टीडीएस काट के आपके नाम से जमा कराना है। अब काइंड वाली एसेट्स का टीडीएस कैसे जमा होगा, आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए, आपको मैं बताऊंगा कि उसका टीडीएस आपको कैसे डिडक्ट करना है। सो कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपको टारगेट कंप्लीट करने पे या आपको गिफ्ट में के वे में अपने वेंडर से आपको गाड़ी मिले, लैंड मिले या कोई फर्नीचर फिक्सचर मिले, कुछ भी आपको कैपिटल एसेट मिलेगी, उन कैपिटल एसेट्स के ऊपर भी टीडीएस काटा जाएगा, बिजनेसमैन टीडीएस काटेगा। ये क्वेश्चन 3 में क्लैरिफाई किया गया। क्वेश्चन 4 पूछा गया, वेदर सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट्स आर बेनिफिट और परक्विजिट्स। क्या जो सेल का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या कोई भी रिबेट दी जाती है अगर सेलिंग प्राइस से रिलेटेड, तो क्या उसे भी हम बेनिफिट और परक्विजिट मानेंगे? आप खुद बताइए, ये बेनिफिट और परक्विजिट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि सेल प्राइस जब हमने नेगोशिएट किया था उस टाइम पे हमने सेल डिस्काउंट भी नेगोशिएट किया था, लेकिन सेल डिस्काउंट भी तो एक ट्रांजैक्शनल बेनिफिट है, वो भी सेक्शन 194 आर में कवर तो होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस गाइडलाइंस के जरिए बताया कि डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या कोई भी रिबेट अगर दी गई है तो उन केसेस के अंदर हम सेक्शन 194 आर का टीडीएस नहीं लगाएंगे। इट मींस आप अगर अपने कस्टमर्स को कोई भी सेल डिस्काउंट पास ऑन करते हैं, कैश डिस्काउंट पास ऑन करते हैं, रिबेट पास ऑन करते हैं, उन केसेस के अंदर 194 आर का टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। आप याद कीजिए, जीएसटी में हम हमेशा पढ़ते हैं सेक्शन 15 में कि हमें जब भी वैल्यूएशन करनी है या फिर हम बात करते हैं जब हमने क्रेडिट नोट्स वगैरह काटने हैं, तो हम बोलते हैं कि जो भी क्रेडिट नोट ऐसे डिस्काउंट का काटा जाएगा जो इनवॉइस से लिंक्ड डिस्काउंट होगा, ऐसे केस को तो जीएसटी के परव्यू में रखा जाएगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस बेसिस का डिस्काउंट है, टारगेट बेसिस का डिस्काउंट है, उसे हम जीएसटी के परव्यू में नहीं रखते। सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे हम टीडीएस भी अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कोई भी इंसेंटिव टारगेट कंप्लीट करने पे दिया गया है, टर्नओवर के परसेंटेज के बेस पे दिया गया है, ऐसे डिस्काउंट्स तो सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट माना आके हमें टारगेट के इंसेंटिव में कवर होंगे। सो टारगेट के इंसेंटिव पे तो सेक्शन 194 आर का टीडीएस लगता ही है, लेकिन जो इनवॉइसेस से लिंक्ड सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट होंगी, उस पे आपको सेक्शन 194 आर का टीडीएस नहीं काटना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई, हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट परक्विजिट्स रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। अब आपको टीडीएस काटना है 10% से। अगर कैश में बेनिफिट दिया गया है तो उसका तो पता है, जो कैश की प्राइस है, जो कैश का बेनिफिट दिया है, टीडीएस उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का 10% काट लिया जाएगा। लेकिन अगर हम काइंड की बात करते हैं, अगर वो बेनिफिट काइंड में दिया गया है तो हमें एक दिक्कत आती है कि हम उसकी वैल्यू कैसे लें। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्लैरिफाई करता है कि अगर आपने उस एसेट को परचेज करके उसके बाद अपने कस्टमर को गिफ्ट किया है तो जो परचेज प्राइस होगा उसे ही बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा और 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपने वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, जैसे कि फ्री सैंपल दिया, मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कस्टमर को दे दिया, तो ऐसे केसेस में जो कस्टमर का सेलिंग प्राइस आप लेते हैं, चार्ज करते हैं, उसी प्राइस को बेनिफिट और परक्विजिट मानते हुए 10% का टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। आप बिजनेसेस में हमेशा देखते होंगे, कोई भी प्रोडक्ट का अगर सेल परचेज होता है तो फर्स्टली कस्टमर को सैंपल्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उन सैंपल्स की वैल्यू फाइनेंशियल ईयर में 20,000 से ज्यादा की होगी तो ऐसे सैंपल्स पे भी 10% का टीडीएस सेक्शन 194 आर में डिडक्ट किया जाएगा। डिडक्ट कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, मैनी अ टाइम्स अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज गिवन अ प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सो दैट ही कैन यूज दैट प्रोडक्ट एंड मेक ऑडियो वीडियो टू स्पीक अबाउट दैट प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया। इज दिस प्रोडक्ट गिवन टू सच इन्फ्लुएंसर अ बेनिफिट और परक्विजिट्स। आपने देखा होगा विराट कोहली पूमा की ऐड करते हैं, अगर आप रणवीर सिंह की बात करेंगे तो वो रेडमी की ऐड करते हैं। तो आप सपोज कीजिए एमआई ने एक फ़ोन डिलीवर किया रणवीर सिंह को और रणवीर सिंह ने उस फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और उस फ़ोन की वैल्यू भी 20,000 से ज़्यादा की थी। क्या इस केस में हमें बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई मान के इसको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना चाहिए?
करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो बेनिफिट दिया गया है, रणवीर सिंह का काम है एडवर्टाइज करना। तो ऐसे केस के अंदर उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने जो भी सर्विस दी है, उस केस के अंदर उसे जो भी गुड्स दिए गए हैं, अगर वो गुड्स उसने अपने पास रिटेन कर लिए हैं तो उस केस में सेक्शन 194Q में टीडीएस काटा जाएगा। हाँ, अगर वो मोबाइल फोन रणवीर सिंह ने कंपनी को वापसी दे दिया है, ऐसे केस के अंदर सेक्शन 194R में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। टीडीएस काटना कैसे है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, most important question for the chartered accountants: whether reimbursement of out-of-pocket expenses incurred by a service provider in the course of rendering of services is benefit or perquisites। क्या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पे भी टीडीएस अंडर सेक्शन 194R की बात आएगी या नहीं आएगी? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को पहले समझते हैं, वो किन केसेस में हो सकते हैं। आप सपोज कीजिए एबीसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जिसने कि ए लिमिटेड को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है स्टैट्यूटरी ऑडिट की। एबीसी फर्म दिल्ली की फर्म है, और अगर हम ए लिमिटेड की बात करते हैं तो वो कंपनी हरियाणा की कंपनी है। सो अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है उसे कंपनी की लोकेशन पे जाके स्टैट ऑडिट करनी है। अब लोकेशन पे जाके उसे होटल ढूंढना पड़ेगा, उसे बोर्डिंग लॉजिंग की फैसिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, फूडिंग की फैसिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं? नंबर फर्स्ट सिनारियो, मेरी जो स्टैट ऑडिट की फीस है, मींस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की स्टैट ऑडिट की फीस है, उस फीस के साथ मैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी कंपनी से एक्चुअल बेसिस पे चार्ज करता हूं। तो ऐसे केस के अंदर मोडस ऑपरेंडी में क्या करता हूं, उस केस में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म क्या करती है, वो होटल से या जितने भी फूड के रेस्टोरेंट्स हैं उनसे बिल अपने नाम पे लेती है पहले, उसके बाद उन बिल्स को अपने इनवॉइस से इनवॉइस करती है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के वे में कंपनी से। एक सिस्टम तो ये हो सकता है कि मैंने खुद वो पैसा खर्च किया, अपने नाम से बिल लिया और कंपनी से उसे रीइंबर्स कर लिया। सेकंड केस हो सकता है मैंने कंपनी के नाम से बिल लिया और उसको पे खुद किया और कंपनी से रीइंबर्समेंट ले ली। थर्ड केस ये हो सकता है कि कंपनी ने खुद ही मुझे होटल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, मैंने जाके उस होटल में स्टे किया, कंपनी के नाम से उस होटल ने बिल किया और कंपनी ने ही उसे पेमेंट की। हम सब केसेस में समझते हैं टीडीएस का क्या सिस्टम होगा। गवर्नमेंट ने क्वेश्चन नंबर 7 में क्लैरिफाई किया कि अगर कंपनी ने अपने नाम से बिल लिया, खुद ही उसकी पेमेंट की, तो ऐसे केस में ये कंपनी का ही एक्सपेंस था जो ऑडिटर को दिया गया था। सो ऐसे केस के अंदर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस पे कोई भी चार्जेबिलिटी टीडीएस की 194R में नहीं आएगी, आ भी नहीं सकती, क्योंकि कंपनी ने खुद ही पे किया है। सेकंड केस के अंदर कंपनी के नाम से मैंने बिल लिया, मैंने उसका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कंपनी से रीइंबर्समेंट लिया, लेकिन बिल कंपनी के नाम पे कटवाया, तो बिल अब भी कंपनी के नाम पे है, खर्चा कंपनी का है, तो ऐसे केस के अंदर भी मेरा टीडीएस 194R में नहीं कटेगा। थर्ड केस, मैंने होटल को बुक किया मैंने अपने नाम से और उसके बाद उस बिल को अनेक्शर में लगा के कंपनी को अपना एक इनवॉइस बिल कर दिया। ऐसे केस के अंदर रीइंबर्समेंट जो मैंने ली है वो खुद के खर्चे के लिए है। गवर्नमेंट कहती है कि अब बिल आपके नाम से है, आपने खुद के खर्चे की रीइंबर्समेंट ली है, तो ऐसे केस में टीडीएस 194R में काटा जाएगा। मींस कंपनी के नाम से बिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 194R का टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या किसी अदर वेंडर के नाम से अगर वो बिल है और वो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ले रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के वे में, मान लिया जाएगा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का ही खर्चा है और उस खर्चे को क्लेम किया जा रहा है। ऐसे केसेस की रीइंबर्समेंट जब ली जाएगी तो कंपनी सेक्शन 194R में टीडीएस काटेगी। सो आप इसको लिंक कर सकते हैं दोबारा जीएसटी से, जैसे अभी हमने वैल्यूएशन को जीएसटी से लिंक किया था वैसे ही हम यहां भी जीएसटी से लिंक कर सकते हैं। आपको याद होगा जीएसटी में एक प्योर एजेंट रीइंबर्समेंट का कॉन्सेप्ट होता है। मींस जब बिल कंपनी के नाम से होता है, कंपनी के अकाउंट पे होता है, कंपनी का ही खर्चा होता है, तो उस केस के अंदर उस प्योर एजेंट रीइंबर्समेंट को अगर मैं भी पे कर देता हूं तो भी मैं उस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर वो मैंने अपने नाम से बिल लिया, सर्विसेज चाहे कंपनी की क्यों नहीं थी, अगर मैं उस अमाउंट को रीइंबर्स कर रहा हूं तो उस केस के अंदर मुझे जीएसटी लगाना होता था। सेम केस अगर प्योर एजेंट रीइंबर्समेंट का केस है तो टीडीएस अंडर सेक्शन 194R नहीं लगेगा। और अगर केस है
सिंपल रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस का, तो उस केस में सेक्शन 194R की टैक्सेबिलिटी आएगी। तो अब आपने ध्यान रखना है, जब भी आप अपने क्लाइंट की होटल बुकिंग करानी है, सो आपको ये चीज़ अपने क्लाइंट को बतानी है कि अगर हमारी होटल बुकिंग आप करा के देंगे तो उस केस में 194R की कंप्लायंस नहीं आएगी, और अगर मैं करा के उसको रीइंबर्स करूंगा तो उस केस में सेक्शन 194R की कंप्लायंस आपको करनी पड़ेगी। मेरा टीडीएस आपको उस रीइंबर्समेंट पे भी 10% काटना पड़ेगा इफ द अमाउंट exceeds 20,000 rupees. Question number 8. If there is a dealer conference to educate the dealers, अब गवर्नमेंट को पता है, लोग दिमाग लगा सकते हैं। अभी तक तो डीलर्स को ट्रिप पे ले जाया जाता था, कनाडा ले गए, बैंकॉक ले गए, अलग अलग जगह पे डीलर्स को ट्रिप पे लेके जाया जाता था। अब बोला जाएगा कि डीलर्स को एजुकेट करने के लिए ट्रिप्स पे लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पहले वाले प्रोडक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग देखनी है, प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन किया है, इसलिए हम डीलर को कॉन्फ्रेंस पे लेके जा रहे हैं। और इस बेसिस पे बोलेंगे कि हम तो डीलर को कोई सर्विसेज देने तो गए नहीं, कुछ बेनिफिट तो दिया नहीं, उसे तो हम कॉन्फ्रेंस पे ले गए हैं गोवा, इसलिए हमने ये वाला खर्चा किया है। तो गवर्नमेंट को पता है ऐसे खर्चे भी अनरीजनेबल हो सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने कंडीशंस बताई कि कोई बात नहीं, ऐसे खर्चे पे हम सेक्शन 194R का टीडीएस नहीं लगाएंगे, लेकिन वो खर्चे कैसे नहीं होने चाहिए? जो एक्सपेंसेस लेजर ट्रिप या जिसमें लेजर का कंपोनेंट है, जो इंसिडेंटल टू द डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम बेनिफिट और परक्विजिट मान लेंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगर आप उस एजुकेशनल ट्रिप पे अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाते हैं तो फैमिली के ऊपर जो खर्चा कंपनी ने किया है उसका टीडीएस 194R में काटा जाएगा। मींस डीलर को कंपनी लेके जा रही है एजुकेशनल ट्रिप पे और फैमिली भी साथ जा रही है, सो फैमिली पे किया गया खर्चा मान लिया जाएगा कि आपके लिए किया गया बेनिफिट है, तो उस डीलर का टीडीएस सेक्शन 194R में काट लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, बहुत फनी पॉइंट है। Expenditure on participants of dealer business conference for days which are on account of prior stay or overstay beyond the date of such conference. आपको 16 जून को कॉन्फ्रेंस पे लेके गया और बोला गया 18 जून को आपकी कॉन्फ्रेंस है और 22 जून को हम लोग गोवा से दिल्ली वापसी आ जाएंगे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला कि क्योंकि 18 जून को कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले के स्टे का जो भी खर्चा है और उसके बाद के स्टे का जो भी खर्चा है, उन सबको हम बेनिफिट्स मान के चलेंगे। सिर्फ जिस दिन आपकी कॉन्फ्रेंस है हम उस दिन के खर्चे को टीडीएस अंडर सेक्शन 194R के लिए नॉन एप्लीकेबल कर देंगे, सिर्फ उस दिन का खर्चा छोड़ के बाकी सब काट देंगे। आप देख सकते हैं इन सब क्वेश्चंस के हिसाब से कि टीडीएस अंडर सेक्शन 194 अपने आप में एक टीडीएस का कोड है। जैसे हम सेक्शन 194Q की और 206C1H की कंपैरिजन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमें? Section 194R provides that if the benefit perquisite is in kind or partly in kind, then the person responsible for providing such benefit or person perquisite is required to ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of such benefit or perquisite. अब अगर कोई रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस पे टीडीएस काटना है या फिर कोई ऐसा टीडीएस है जो कि मैंने कैश में दिए गए बेनिफिट पे काटना है, तो मैं काट के आराम से उसको गवर्नमेंट के पास पे कर सकता हूं। लेकिन आप सपोज कीजिए आपने कोई एसेट दी, आपने एक टीवी दिया 50,000 की वैल्यू का आपने डीलर को टारगेट कंप्लीट करने के लिए, तो जो 50,000 का टीवी दिया गया, अब मैं उसके अंदर टीडीएस कैसे काटूं, मुझे ये कंफ्यूजन आती है। तो गवर्नमेंट ने बोला गया कि आपको बेनिफिट देने से पहले ये इंश्योर करना है कि उस पर टैक्स कट गया हो। अब इसमें क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं? इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मैं कस्टमर से बात करके उस टीडीएस के अमाउंट को कस्टमर को डेबिट करूं, क्योंकि कस्टमर के 26 AS में तो वो टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। नंबर 2 ये हो सकता है कि मैं कस्टमर को बोलूं ठीक है 50,000 का टीवी भी मैंने तुझे दिया है और तेरे बिहाफ पे टीडीएस भी मैं ही जमा कराऊंगा। ऐसे केस के अंदर जो टीडीएस भी मैं जमा करा रहा हूं वो भी परक्विजिट का पार्ट माना जाएगा और ग्रॉसिंग अप के हिसाब से टीडीएस के अमाउंट पे भी टीडीएस काटा जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं अगर किसी रिसिपिएंट का टीडीएस मैं ही बियर करता हूं तो ऐसे केस के अंदर मुझे टीडीएस को ग्रॉस अप करना होता है, ये मानते हुए कि मैं पेमेंट नेट ऑफ टैक्स कर रहा हूं। सो जो केसेस में टीडीएस का बर्डन मैं अपने पे लूंगा, ऐसे केसेस के अंदर मुझे ग्रॉसिंग अप करनी पड़ेगी। इन दोनों केसेस के अंदर ही आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को टीडीएस मिल गया।
तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि मैं टीडीएस ना काटूं, लेकिन कस्टमर मुझे ये बात बोल दे, मींस जो बेनिफिट का रिसिपिएंट है वो मुझे ये बात बोल दे कि इस अमाउंट पे मैं एडवांस टैक्स पे कर दूंगा, आप टीडीएस मत काटिए। तो ऐसे केस के अंदर मैं टीडीएस नहीं काटूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे 2 डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे अपने कस्टमर से। मुझे उससे लेना पड़ेगा एडवांस टैक्स का चालान और एक डिक्लेरेशन कि इस अमाउंट के, इस बेनिफिट के अगेंस्ट में उसने टीडीएस जमा करा दिया है और अब मुझे टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। इट मींस या तो टीडीएस मैं अपनी जेब पे भुगत के जमा करा दूं, या मैं कस्टमर्स को डेबिट करके उससे वो पैसा क्लेम कर लूं, या फिर कस्टमर उसको एज एन एडवांस टैक्स जमा करा दे और मुझे चालान और डिक्लेरेशन दे दे। तीनों ही केसेस में गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया। अगर किसी का एडवांस टैक्स के जरिए अमाउंट पे किया जाता है, सो गवर्नमेंट ने बोला है 26Q में वो फैसिलिटी लेके आएंगे ऐसे अमाउंट्स को डिस्क्लोज करने की जिन अमाउंट्स पे एडवांस टैक्स के वे में इस पे टैक्स पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन हम 2060-1H वगैरह में भी देखते हैं कि 1 जुलाई 2022 से ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी हो रही है। अब 20,000 की लिमिट हमें 1 जुलाई से चेक करनी है या 1 अप्रैल से चेक करनी है। तो बोला गया जो 20,000 की लिमिट है वो तो फिनेंशियल ईयर वाइज लिमिट है जो आपको 1 अप्रैल 22 से चेक करनी है, लेकिन आपको जो टीडीएस काटना है वो 1 जुलाई के बाद के अमाउंट पे काटना है। सपोज कीजिए आपने मई 2022 के अंदर ही 50,000 का बेनिफिट आप दे चुके हैं और अब जून के अंदर आगे अब 30,000 का एडिशनल बेनिफिट उस रिसिपिएंट को देने वाले हैं। तो जो 50,000 का अमाउंट आप दे चुके हैं, 20,000 की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए तो उस अमाउंट को यूज किया जाएगा, लेकिन अब जो टीडीएस काटा जाएगा वो ओनली 30,000 पे काटा जाएगा क्योंकि टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल ही 1 जुलाई के बाद हुआ है। सेकंड एग्जांपल में आप देखिए कि अगर मई 22 में आप 10,000 का बेनिफिट उस रिसिपिएंट को दे चुके हैं और जुलाई के अंदर आके अब आपने उसको 15,000 का एडिशनल बेनिफिट दिया है, सो अमाउंट तो टोटल 25,000 हो गया। तो इस बेस पे जो 15,000 का अमाउंट आप उसको अब दे रहे हैं, टीडीएस तो उस पर लगेगा, लेकिन टीडीएस आपको 25,000 पे ना काट के सिर्फ 15,000 पे काटना है। दोस्तों इन क्वेश्चन से आप ये देख सकते हैं कि सेक्शन 194R इज अ सेपरेट एक्सपेंडेड कोड जिसकी कंप्लायंस आपको कंप्लीट करनी है। तो जल्दी से अपने कस्टमर से बात कीजिए, वेंडर से बात कीजिए, ताकि आपको कहीं भी इस सेक्शन की नन कंप्लायंस की दिक्कत ना आए। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।